मैडम आपने वो एक ऐड देखा है जब पेरेंट्स बैठे होते हैं और कोई बन आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बेटा आओ डांस करो, बेटा आओ गाना गाओ। तो क्या हमने मतलब पेरेंट्स को परफॉर्मेंस से ज़्यादा प्यार है कि बच्चों से ज़्यादा प्यार है? सर पेरेंट्स को इस चीज़ से बहुत प्यार है कि उनके बच्चों के लिए सब के सब कहे वाओ यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। पेरेंट्स को मुझे लगता है इसमें भी अपनी वाहवाही कहीं न कहीं सुननी है। वो ना उन्होंने बच्चों को ना एक अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है, कि मेरा बच्चा तो ये भी कर सकता है, मेरा बच्चा ये भी कर सकता है, मेरा बट बच्चा डोंट वांट टू डू इट, बच्चे का मन नहीं है करने का। मगर हमने अपने बच्चे को बेटा वो तूने वहाँ पे पोएम सुनाई थी ना, वहाँ पे अंकल आंटी को पोएम सुना के दिखाओ। बच्चे को नहीं करना। आई थिंक वी डू नॉट वांट टू लिसन नो। ये सेम बात हमने रिलेशनशिप में बात करी थी। नो का मतलब ये नहीं है कि मेरा आपसे प्यार खत्म हो गया। नो का मतलब सिर्फ इतना है कि बच्चे ने बोला मम्मी मुझे नहीं करना, तो इसको इतना सिंपल रखो ना, हम बड़े हैं, हम जो कहें आपको करना है, हम भी अपने माँ-बाप के सामने करते थे। तो पेरेंट्स आर यूजिंग देयर किड्स समवेयर लाइक अ स्टेटस एंड दे वांट टू शो कि मैंने अपने बच्चे को उतने बड़े स्कूल में डाला है, फिर वो बड़ी क्लासेस कराई हैं और आज उनका बच्चा परफेक्ट है, परफॉर्मेंस उनकी बहुत ज़्यादा प्यारा है। एट द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड कन्वीनिएंट। शायद आपका बच्चा स्टेज पे परफॉर्म करके बहुत खुश फील कर रहा था बट वो 2 बंदों में नहीं फील कर रहा। बच्चा कह रहा है कि मम्मी ये ग्रुप डांस था, मैं अकेले कैसे करूँ? अरे तू कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा। तो हम बच्चे को वो ना बोलने का मौका नहीं दे रहे। एंड इट इज़ हाई टाइम वी शुड अंडरस्टैंड दैट सेइंग नो डज़ नॉट मीन दैट योर चाइल्ड डू नॉट रिस्पेक्ट यू। जब आपका बच्चा ना करता है, उस ना की वैल्यू समझो। हमने एक मूवी थी ना, नो अपने आप में एक सेंटेंस है। नो मीन्स नो। No means no. So I think we need to respect that no. No can come from child also. No can come from a partner also. But we always try to convince the other person at the cost of that. That is. मतलब पेरेंटिंग में क्या होता है जैसे मतलब कभी-कभी आपको शक बोलते हो तो क्या वो एक्चुअली बहुत रिलेट करते हैं कि बच्चों मतलब बच्चों को रिलेट करते हैं, बच्चों में एंग्जायटी डिप्रेशन एंग्जायटी या डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। जैसा कि मान लो 3 बच्चे हैं और एक बच्चे को बोलते हैं तू बड़ा है, तू समझदार है, तेरे को ही सब समझदारी करनी है। तो इससे क्या उसके फ्यूचर में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, 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 घर का बड़ा बेटा सर। सर मैंने इतने घर के बड़े बेटों को अपने क्लिनिक के अंदर देखा है ना विद दिस डिप्रेशन, क्योंकि वो ना नहीं करना जानते सर। क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा है, उसने बहन की भी शादी करनी है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि उसकी फैमिली कभी भी न्यूक्लियर ना हो। तो मैम मैं तो घर छोड़ के जा ही नहीं सकता, छोटा वाले की तो शादी हुई 6 महीने में वो अलग हो गया, बहन अलग हो गई, बट मुझे माँ-बाप का ध्यान रखना है। तो घर के बड़े बेटे को हमने इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया होता है, या फॉर दैट मैटर घर की बड़ी बेटी, मैम मैं तो शुरू से ज़िम्मेदार हूँ, क्योंकि हमने उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और हम भूल गए सर, वो जो बड़ा और छोटा है ना उसमें सिर्फ 3 साल का फ़र्क है। तू बड़ा बेटा है, तू तो रुक जा। तू बड़ा बेटा है, तू तो इस बात को समझ। तो छोटे वाले को हम लिवरेज देते चले गए और बड़े वाले को हम ओबीडिएंट बनाते चले गए। और वो जो ओबीडियंस है ना दैट कम्स विद इट्स ओन कॉस्ट। क्योंकि बच्चे ने अपने मन की बात करनी छोड़ी और वो बड़ा होके वैसे ही बन गया। अब वो ना तो ना माँ-बाप को कर पाएगा, ना बीवी को कर पाएगा, ना बच्चे को कर पाएगा, और वो फिर जाएगा, उसको ब्लड प्रेशर भी होगा, उसको शुगर भी बढ़ेगी, उसको अदर कार्डियक इश्यूज़ भी आएँगे, उसको स्ट्रेस भी होगा, उसको डिप्रेशन भी होगा, क्योंकि वो खुद से जिया ही नहीं। 19 साल के लड़के को आपने काम पे डाल दिया। आपने बोला तू पापा का काम सँभालेगा, तू घर का बड़ा बेटा है। 22 साल में आपने उसकी शादी कर दी, तू घर का बड़ा बेटा है, तू बहू लेकर आएगा, तो घर हम मेंटेन करेंगे। बहू और अभी बच्चा सेट भी नहीं हुआ था कि आपने उसका पोता ले आए, पोती ले आए, बच्चे कर दिए। अच्छा, पूरा एक परिवार होता है जैसे दादा-दादी, पति-पत्नी, बच्चे इन 5 लोगों का एक परिवार होता है, 6 लोगों का। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका रोल होता है इस पूरे परिवार में? सर आई थिंक हर इंसान का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। अगर मैं इस चीज़ में बोलूँ, हर इंसान का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। कभी-कभार घिट-पिट, चिट-पिट होगी, सास-बहू के अंदर इश्यूज़ आएँगे। उसको उतना ही नॉर्मल रखा जाए जैसे कि आपकी बहन के और आपकी माँ के इश्यूज़ आते थे। हर इश्यू के ऊपर अगर आप कभी भी घर पे एक आई हुई बहू को दबाना शुरू करोगे, सर वी टॉक अ लॉट अबाउट बेटा-बहू ने माँ-बाप को बुरा बिहेवियर करा। बेटा-बहू के बाद माँ-बाप को कोई पूछ नहीं रहा। बट हम शायद एक बात के बारे में कभी बात ही नहीं करते, कभी-कभार माँ-बाप भी गलत होते हैं और माँ-बाप का गलत होने की वजह से चीज़ें बहुत खराब हो जाती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें वो कहती है मैडम मैंने तो सोचा था मैं इस परिवार को बहुत प्यार दूँगी, बट फर्स्ट डे से ही मुझे ये हर समय विश्वास दिलाया जाता है कि तुम बाहर से आई हुई हो। उन्होंने मुझे वो एक्सेप्टेंस नहीं दी। तो यहाँ पे बुज़ुर्गों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि वो अपनी बात रखें, बट इस बात को समझें कि ये जवान खून है, इनकी अपनी डिज़ायर्स है, इनका अपना तरीका है चीज़ों को करने का और उनको वो करने दिया जाए। हर समय पर अपनी चीज़ों की वजह से उनकी लाइफ में स्ट्रेस मत बढ़ाओ। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर अगेन रोल आता है वो हस्बैंड वाइफ का, जिनको अपनी नीचे वाली जनरेशन को भी हैंडल करना है और ऊपर वाली जनरेशन को। एक केस आया था अभी थोड़े दिन पहले जिसमें एक लड़की थी और शी वाज़ हैविंग जस्ट अ फ्रेंड, नॉट अ बॉयफ्रेंड, जस्ट अ फ्रेंड।
मैडम मुझे अच्छा लगता है लड़कों से बात करने का। अब पिताजी मुझे कहते हैं, "मैडम हमारे घर का कल्चर ही नहीं है, हमारे घर की लड़की बात करे।" अरे आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। दे वर फ्रॉम वन ऑफ द रिनाउंड सोसाइटी ऑफ नोएडा। अब वो लड़की नीचे जाएगी तो उसके लड़के दोस्त भी बनेंगे, लड़की भी दोस्त में। मैडम मैं तो समझता हूँ बट इसके दादाजी नहीं समझते। अगर दादाजी उस समय पर आ जाएँगे तो बुरा लगता है। सर उस पिताजी ने 13 साल की लड़की को इतना मारा था मेरे क्लिनिक पर आने से पहले, इतना मारा था सिर्फ़ उसका कारण था कि वो लड़के से बात कर रही है। तो ये जो मिडल जनरेशन है ना जिसने दादा-दादी को भी सँभाला और बच्चे को भी सँभालना है, दे आल्सो गो थ्रू अ लॉट। एंड आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दादा-दादी नीड टू अंडरस्टैंड कि कभी-कभार हमें अब चुप रहना है। Every time their rule cannot be followed and we often talk about बेटा बहू सास ससुर के साथ गलत है, बट बहुत सारे केसेस के अंदर शुरू के दिनों में जब लेडी की प्रेगनेंसी गुजर रही थी, जब लेडी ने बच्चा जन्म दिया था, उस समय पर अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाता ना सर, वो चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और वहाँ पे कहीं न कहीं वो जो डिस्कनेक्शन होता है ना, वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। मेरा ये मानना है कि बच्चे से ज़्यादा मम्मी-पापा, जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, 5 से 6 लोगों का परिवार है। मम्मी-पापा और दादा-दादी, ये 4 अगर पिलर अच्छे हो गए ना सर किसी घर के, तो उस घर की कामयाबी है। अगर बच्चा शुरू से ये देख रहा है कि मम्मी की हर बात दादा-दादी काट रहे हैं, "अरे! इसको कुछ नहीं पता, इसने मना किया ना, आजा, आजा मैं तेरे को मैगी खिला दूँगी।" चाचू तो बोलते हैं, "आ जाओ, आ जाओ हम टीवी देख लेते हैं।" तो आपने मम्मी की वैल्यू ज़ीरो कर दी। ये बात काटने वाली बात को रोकना पड़ेगा, मतलब हर बात में कोई ना कोई किसी न किसी की बात काट देता है, तो पति पत्नी की बात काट देती है, पत्नी पति की बात काट देता है, या पेरेंट्स बच्चों की बात काट देंगे, इसको रोकना पड़ेगा। सर इसको रोकना पड़ेगा और रिस्पेक्ट देनी शुरू करनी। हाँ। एक केस आया, उसने मुझे कहा कि मैडम मैंने ना अपने घर के लिए नया पेंट लिया। जब पेंट लिया तो मेरे पिताजी ने मुझे आके बोला, "अरे तेरे को अक्ल नहीं है, ये वाला पेंट नहीं लेना था, दूसरा लेना था।" कह रहा, "मैम मेरे बीवी-बच्चे सामने थे। अगर मैंने गलत पेंट ले भी दिया तो पहले वो सही तरीके से बात करते। अगर उन्होंने गलत तरीके से भी बात करी तो मैडम 6 महीने साल बाद हम दोबारा पेंट करा लेते। हम हमेशा ये दिखाना चाहते हैं दैट वी नो बेटर देन यू। ये वी आई नो बेटर देन यू में जो काट रहे हैं ना हम, हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम दूसरे इंसान को कितना दुःख दे रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड है मैडम, तो उसके मतलब उसकी शादी हुई है थोड़े टाइम पहले, तो उसके मतलब जो पापा थे वो बच्चे को पत्नी के सामने बार-बार बोल रहे हैं, "अरे इसको तो भिंडी खरीदना ही नहीं आता। अरे इसको तो आलू खरीदना ही नहीं आता। अरे ये तो कर ही नहीं पाएगा।" आज जब डिस्कस करते कुछ साल हो गए, तो वो उसकी वाइफ़ के दिमाग में बात बैठ गई, "तुमको आता है क्या? भिंडी खरीदना आता है क्या? आलू खरीदना आता है क्या?" अब अगर मेरे को रिस्पेक्ट मेरे पापा ने भी नहीं दी, अब तुम भी ऐसी बात बोल रही हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और सर वो 2-4 दिन के बाद 2-4-5 बार गलती करने के बाद मैं कह रही हूँ, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ बंदा सीख जाएगा। वो भिंडी खरीदना हो, बैंगन खरीदना हो, वो सीख जाएगा। पर हम सीखने नहीं देना चाहते। हमें ये दिखाना है कि हमें पता है और ये नहीं कर पाएगा। और वो जो हमने बात काटनी शुरू कर दी ना, वो बात काट-काट के इस लेवल तक आ गई कि वो इंसान का कॉन्फिडेंस ही टूट गया। मैम आप तो साइकोलॉजी पढ़ा रहे हो, आप तो साइकोलॉजी सबकी बात कर रहे हो। आपकी लाइफ़ बैलेंस्ड है? नहीं सर, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। आई हैव माय ओन शेयर्स ऑफ प्रॉब्लम इन माय लाइफ। मेरे लाइफ में हर तरीके की प्रॉब्लम रही, बट विद गॉड ग्रेस मैं ये कहूँगी कि जो-जो प्रॉब्लम्स आई, मैं उसको समझ के ठीक करने की कोशिश की। अच्छा, कोई एग्ज़ाम्पल शेयर कर सकते हो कि मतलब क्योंकि जो जनरल आप जो सबके साथ होता है, वो आपके साथ भी हुआ होगा, आपने उसको ठीक किया? मैं फर्स्ट टाइम ये पॉडकास्ट में बात कर रही हूँ और पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आई, मैं करती हूँ। मेरी जब शादी हुई मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। आई वाज़ फ्रॉम बोर्डिंग स्कूल। मैंने हॉस्टल से पढ़ाई करी और मुझे कभी कुछ हुँ। जब मैंने खाना बनाना शुरू किया तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया खाना बनाने में, एंड आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब मूवीज़ और शु बहुत कुछ बनाना शुरू कर दिया। तो धीरे-धीरे जो मेरा खाना बनाने का स्टाइल था वो मेरी मदर इन लॉ के साथ नहीं निभ पाए। तो मेरी मदर इन लॉ को इस बात पे बहुत इश्यूज़ आए। ये लहसुन ज़्यादा डालती है, ये हरी मिर्च ज़्यादा डालती है, और उन्होंने अच्छे खासे टैंट्रम्स करे। मुझे भी बुरा लगा। मुझे लगा यार मैं खाना ही तो बना रही हूँ, क्या हर बात पे हम कलेश कर रहे हैं? क्यों हम हर बात पे फाइट कर रहे हैं? एंड आई गॉन थ्रू अ लॉट इन दिस। मतलब मेरा 1 साल बहुत डिस्टर्ब रहा शादी के। और अब आप मेरे से पूछो कि मेरे में, मैं कहूँगी मेरे में और किसी और में क्या अंतर है? 1 साल बाद जब मैंने इस बात को समझा फॉर दैट मैटर, तो मैंने सोचा माला सपोज़ तेरा क्लिनिक है, उस क्लिनिक पे आगे कोई साइकोलॉजिस्ट तेरे साथ बैठ जाए और तेरे को हर समय बोले तू गलत कर रहा है या तेरे से बेटर करे, तो यू विल हैव जेलसी, यू विल हैव नेगेटिव इमोशंस, यू विल हैव ज़ी एग्ज़ैक्टली लाइक दैट मेरी मदर इन लॉ के लिए वो घर ना उसका काम था। उन्हें ये लगने लगा कि यार ये तो मेरी हर जगह स्पेस ले लेगी, क्योंकि मैं फैंसी खाना बना रही हूँ। अगर मैंने नूडल्स और मंचूरियन बनाए जो शायद मेरी सासू माँ ने कभी नहीं बनाए थे, तो मेरे हस्बैंड को वो खाना अच्छा लगा, क्योंकि जो अभी तक वो बाहर खा रहे थे, अरे यार मंचूरियन आज घर पे खाते हैं, चल यार पास्ता घर पर खाते हैं। तो शी हैड हर ओन इनसिक्योरिटी इन हर लाइफ, और वो इनसिक्योरिटी की वजह से वो मेरे ऊपर बर्स्ट आउट हो रही थी। साल बाद मैंने कहा यार उस लेडी के लिए किचन ना उनकी दुनिया थी, और किचन का झगड़ा मैं मानती हूँ हर घर के अंदर होता है।
हर तो ये बात समझकर मुझे लगा ठीक है यार, शी हैज़ हर ओन थिंग्स, मेरी अपनी चीज़ें हैं। आज हम अलग चीज़ें रह रहे हैं बट आई गिव हर ऑल द रिस्पेक्ट राइट नाउ। मैंने वो चीज़ें दिमाग में हावी नहीं होने दी, क्योंकि अगर मैं एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट का ओपिनियन भी कई बार नहीं एक्सेप्ट करूँगी, मुझे इश्यूज़ आ सकते हैं किसी चीज़ के अंदर, या मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ और मुझे उस कंपनी में इश्यूज़ आ सकते हैं, एग्ज़ैक्टली लाइक दैट वो जो हाउसवाइफ़ है जिसने सदियों, मतलब 25 साल की सालगिरह उन्होंने मेरी शादी से पहले बना ली थी, तो 30-40 साल से जिसने उस किचन को अपने हिसाब से सँजोया है, एकदम से किसी का आना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम दूसरे इंसान के हिसाब से पर्सपेक्टिव चीज़ें को समझें तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाएँ।